हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। काफी कुछ महीने पहले तुर्की ने एक ऑफिशियल प्रपोजल सेंड किया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, और अभी दोबारा से तुर्की ने बिड किया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे क्या डायनामिक्स हो रहे हैं जियोपॉलिटिकली कि तुर्की जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। जैसा कि आप इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में देख सकते हो, तुर्की बिड्स टू ज्वाइन ब्रिक्स इन पुश टू बिल्ड अलायंसेस बियॉन्ड वेस्ट। तो हम समझेंगे कि तुर्की अगर ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसके पीछे उसकी सोच क्या है, और किस तरीके से जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इस थिंकिंग के पीछे हैं, इस प्रपोजल के पीछे हैं। सेम तुर्की अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स, न्यूज एजेंसी। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी यह मेंशन किया गया है कि तुर्की जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। अगेन देयर वाज एन आर्टिकल व्हाई तुर्की वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपना ग्लोबल इंफ्लुएंस स्ट्रेंथन करना चाहता है। तुर्की के अभी तक अगर आप पास्ट में देखेंगे तो उनके एलीज जो हैं वो वेस्ट में ही रहे हैं। जैसे तुर्की नाटो का मेंबर भी है और ये सारी चीजें नहीं हैं। अब तुर्की अपनी प्रेजेंस को ईस्ट में भी एस्टेब्लिश करना चाहता है और अपने इन्फ्लुएंस को ईस्ट में भी लेना चाहता है, बिकॉज तुर्की इज कंसिडर्ड एज अ मिडल कंट्री। ना वो वेस्ट में जाना, ना वो वेस्ट साइड अलाइन कर रहा है, ना वो ईस्ट साइड अलाइन कर रहा है। जो उसकी पोजीशन है वो ईस्ट की तरफ, मिडल की तरफ है। दूसरा रीजन ये भी है कि काफी टाइम से, लाइक डिकेड से भी ज्यादा हो चुका है कि ईयू की मेंबरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा था, बट उनको वो ईयू की मेंबरशिप नहीं मिल रही थी। तो उसमें जो लैक ऑफ प्रोग्रेस था उसकी वजह से भी जो आपका तुर्की है वो नाराज था और वो चाह रहा था कि अब हमें कुछ और रीजनल ग्रुपिंग्स की तरफ भी देखना चाहिए, और इसलिए भी उन्होंने ब्रिक्स की तरफ अप्लाई किया। एक आप देख सकते हैं जियोपॉलिटिकल सेंटर का शिफ्ट होना। पहले जो जियोपॉलिटिकल का सेंटर था वो वेस्ट की तरफ था, जिसमें यूएसए बहुत ज्यादा पावरफुल था और यूएसए एक एज अ हेजुमन भी कंसिडर किया जाता था। बट अभी जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। पहले वर्ल्ड बाइपोलर हुआ करता था, फिर उसके बाद में कोल्ड वॉर के बाद में बाइपोलर वर्ल्ड हुआ, उसके बाद में यूएस की हेजुमनी एस्टेब्लिश होने लगी जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। और अब लेकिन वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, जहां पे बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि इमर्ज होकर आ रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। और इसकी वजह से भी तुर्की चाहता है कि जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है हम उसका एडवांटेज ले सकें, राइट। और अगेन टाइज बियॉन्ड वेस्ट, वो मैं आपको मेंटेन कर ही चुका हूं कि अभी तक उनके जो टाइज हैं वो वेस्ट से रहे हैं, बट वो अब अपना जो एक नजरिया है या फिर अपना पर्सपेक्टिव है वो अब ईस्ट की तरफ भी देख रहे हैं। सो ये सारे रीजंस हैं कि वो जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिक्स को फॉर्म किया था 2006 के अंदर। उस टाइम पे सिर्फ आपका ब्रिक कहा जाता था इसको, बिकॉज इसमें ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, राइट। उसके बाद में 2011 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन करता है, राइट। और जनवरी 2024 में इसमें काफी और मेंबर्स भी आते हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। और दिस ईयर, इस साल जो है रशिया इसकी चेयर कर रहा है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो रशिया है ब्रिक्स का। तो आप यहां पे कुछ देख सकते हो कि ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीडीपी देखेंगे पर्टिकुलर कंट्री की, तो आप देखेंगे चाइना जो है $17.96 ट्रिलियन, इतना इनका जीडीपी है। इंडिया का $3.39 ट्रिलियन। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुर्की इनसे रिलेशन बनाता है, किसी ग्रुपिंग में आता है, तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो बढ़ेंगे तो उनकी ट्रेड बढ़ेगी। और जब आप इकोनॉमिकली पावर होते हो तो अपनी मिलिट्री को भी पावर कर सकते हो, ठीक है। आपकी एक रीजनल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, और बाकी जो आपके एलीज थे वेस्ट में, उनसे भी जो आपकी डिपेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है। तो ये सारे डायनेमिक्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, राइट। और आप देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग कंट्रीज मैंने येलो में मार्क की है, जैसे ब्राजील था, एग्जिस्टिंग था, रशिया एग्जिस्टिंग था, चाइना था, इंडिया था और साउथ अफ्रीका था। और अभी जो नए कंट्रीज ऐड हुई हैं वो आपके स्काई ब्लू में, जैसे ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट। सो ये अभी 2024 में ही ऐड हुई है, जनवरी 1, 2024 में। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ब्रिक्स को जो है G7 का अल्टरनेटिव भी देखा जाता है, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो जो नेशंस हैं वो भी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनसे उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। तो अगेन मैंने आप जैसे आपको बताया कि प्राइमली बाय वेस्टर्न नेशंस, ठीक है। G7 जो है उसका अल्टरनेटिव माना जा रहा है ब्रिक्स को, और यही सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में। इसलिए मैंने बोला कि देयर इज अ शिफ्ट इन जियोपॉलिटिकल सेंटर ऑल्सो, ठीक है। और अगर तुर्की ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो ये पहला ऐसा मेंबर होगा जो कि नाटो का मेंबर भी है और ब्रिक्स का मेंबर भी है। तो ये डायनामिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर तुर्की इसका मेंबर बनता है तो। फिर अगेन
जो तुर्किश ऑफिशियल हैं उनको ये बोला गया कि मतलब तुर्किश ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आया, क्योंकि काफ़ी ऐसे रिपोर्ट सजेस्ट हो रहे थे कि नाउ जो आपका तुर्की है इट इज़ लुकिंग बियॉन्ड द वेस्ट, और उसे अब वेस्ट में इंटरेस्ट नहीं रहा है, ना वो नाटो में इंटरेस्ट रखता है, ना ईयू में इंटरेस्ट रखता है। तो तुर्किश ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट पास किया कि ऐसा नहीं है, हम ब्रिक्स को, वी डोंट सी ब्रिक्स एज ए अल्टरनेटिव, ठीक है। वो एक हमारे लिए एक अलग रीजनल ग्रुपिंग है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि अगर हमारे हमको ईयू की मेंबरशिप नहीं मिल रही है या फिर नाटो में हमारा इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, बिकॉज अभी नाटो की बात मैं यहां इसलिए कर रहा हूं, नाटो की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुर्की ने जो सपोर्ट किया रशिया को, जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, अभी जो वॉर चल रही है, उसकी वजह से काफी रिफ्ट आ गए थे कुछ नाटो मेंबर्स में, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि जो ब्रिक्स है वो एक अल्टरनेटिव हो सकता है। बट अगेन तुर्किश ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट पास किया कि जो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को ज्वाइन करने में, उसकी वजह से हम थोड़ा सा डिस्करेज हुए हैं और हमें एनकरेज करना है अदर इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स। तो ब्रिक्स जो है वो एक ऐसी रीजनल ग्रुपिंग है जो इनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकती है, एक ऐसे रीजन पे ले जा सकती है जहां पे इनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं है अगेन। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि ब्रिक्स में हमारा जो सिग्निफिकेंट ट्रेड है वो सिर्फ चाइना के साथ में है। अगर हम ब्रिक्स से जुड़ते हैं तो हमारा जो ट्रेड होगा वो बाकी कंट्रीज के साथ में भी होगा। और अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखा जाए, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो $17.39 ट्रिलियन है, और अभी जो बाकी नेशंस हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, जैसे वो इंडिया हो, रशिया हो, उनकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो जब अगर एक इकोनॉमी एक रीजनल ग्रुपिंग में ग्रो करेगी और उसके साथ साथ में जो दूसरा नेशन है तो वो भी, उसमें भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस करेंगे और उसकी वजह से दोनों नेशंस ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ऑफिशियल थे उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अभी जो ब्रिक्स की जो अगर आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस देखे जाएं तो वो काफी लिमिटेड है। तो अगर तुर्की इसमें ज्वाइन करता है, अगर तुर्की इसमें ऐड होता है, क्योंकि एक वो मिडिल कंट्री है, तो ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस भी दूसरे रीजन में फैलेगा। उसकी भी जो आप बोल सकते हो कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो एक रीजन से लेकर दूसरे रीजन में भी जाएगी, ठीक है। और अभी भी आपको पता है कि ब्रिक्स जो है वो सपोर्ट करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड के डायनामिक्स को। वो किसी एक पर्टिकुलर पावर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वो किसी और की हेजेमनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर रहे, जिससे कि स्टेबिलिटी और पीसफुल रहे हमारा जो भी वर्ल्ड ऑर्डर है। और ब्रिक्स को जो है ना अल्टरनेटिव, अभी मैंने आपको बोला कि ब्रिक्स को आप G7 का एक अल्टरनेटिव भी देखते हो, और वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन ब्रिक्स का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपने सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसको भी जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वेस्टर्न आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर IMF हो गया, ठीक है, इसका भी अल्टरनेटिव माना जा रहा है, राइट। तो जब ग्लोबल डायनेमिक्स में ब्रिक्स को G7 का अल्टरनेटिव माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि EU से अगर मेंबरशिप नहीं मिल रही है तो हम ब्रिक्स की ज्वाइन करते हैं, जिससे कि हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अगर हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो भी उसको अल्टरनेटिव माना जा रहा है, और पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स की या रीजनल ग्रुपिंग्स की बात करें तो भी अल्टरनेटिव माना जा रहा है। तो ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। और अगेन जो मैंने आपको बात करी कि अगर इसका डेवलपमेंट बैंक में ब्रिक्स के नेशंस बनते हैं तो उनको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, एंड दैट वुड एनहेंस द पॉलिटिकल एंड ट्रेडिंग रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है। तो ये भी काफी फायदा हो सकता है अगर हम तुर्की की बात करें जब ब्रिक्स को ज्वाइन करने की बात आती है तो। और एर्डोगन्स जो आपके एर्डोगन जो कि आपके तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बोला है, सॉरी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि वेस्टर्न नेशंस को, उन्होंने एक्यूजेशन लगाया वेस्टर्न नेशंस पे कि वेस्टर्न नेशंस जो है वो हमारी तरक्की से जलता है। जो हम डिफेंस इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंसी लाना चाहते हैं उसके लिए वो हमारे लिए रोड़ा बनता है या फिर ऑब्स्टेकल बनता है। तो इस वजह से भी हम ब्रिक्स को एक अपना अल्टरनेटिव देख रहे हैं। और अगेन मैंने आपको बोला जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी की जो एस्पिरेशंस हैं उसके लिए वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन सकती है तो उसके लिए करते हैं। और इन्होंने काफ़ी बार बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ओवरऑल करने की भी ज़रूरत है। और तभी बोलते हैं कि आप जो बाकी नेशंस हैं उनके लिए भी ओपन कीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, और इसी वजह से, ठीक है। तो काफ़ी बार ये भी कहा गया कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को तुर्की अगर ज्वाइन करती है तो फिर यूरोपियन यूनियन
से मतलब एक बोल सकते हैं कि आप डिस्कॉर्ड रहेगा और दोनों के बीच में दोनों यूनियंस हैं वो एक दूसरे से तालमेल बना के नहीं चलती हैं। तो साफ साफ जो एर्डोगन है उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे सिर्फ रिलेशन बनाने हैं, तो हम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जैसा रहेंगे वैसा ही हम यूरोपियन यूनियन के साथ में रहेंगे, बिकॉज इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। हम नहीं चाहते कि हम एक ग्रुपिंग को ज्वाइन करके दूसरी ग्रुपिंग को हमारा दुश्मन बनाएं या फिर कह सकते हैं कि हम उनकी नज़रों में खटकें। तो इस तरीके से एर्डोगन ने भी बोला है। और तुर्की ने साफ साफ बोला है कि अगर वो ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो उनका इकोनॉमिक ऑपरेशन है वो भी इंप्रूव होगा, रशिया के साथ में हो गया या फिर चाइना के साथ में हो गया। और साथ साथ में ये भी है कि जो यूरोपियन यूनियन और एशिया के बीच में एक ट्रेड डेवलप होना चाहिए, जो ट्रेड कनेक्शन होना चाहिए, उसमें भी तुर्की काफ़ी हेल्प कर सकता है। बिकॉज तुर्की जो है बोल रहा है कि हम गैस एक्सपोर्ट्स का हब बनना चाहते हैं रशिया और सेंट्रल एशिया के बाहर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि तुर्की क्यों जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, कौन कौन से ऐसे डायनामिक्स हैं, ऑफिशियल्स ने क्या स्टेटमेंट पास किए हैं और किस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल सेंटर है वो अब वेस्ट से हमारे ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और मोस्टली आप कह सकते हो कि इंडियन ओशियन रीजन या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके आसपास। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्यों तुर्की जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी ही अपडेट चाहिए, ऐसी अपडेट आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इसको बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि ये उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।